और अब इससे 2 कदम और आगे बढ़िए। जब हमारे विद्यालयों का पाठ्यक्रम, चाहे वो मैथ का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, या किसी और विषय का हो, सोशियोलॉजी का हो, जब वो पाठ्यक्रम तैयार होगा विदेश में, वहां से पाठ्यक्रम बन करके आएगा, क्योंकि खोज वहां हो रही है। उन्होंने कोई खोज की, उसके आधार पर पाठ्यक्रम बनाया, आपने यहां पढ़ लिया। मैं दावे के साथ कहता हूं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, आप हजारों साल तक रट्टा लगाते रहिए उस पाठ्यक्रम का, लेकिन लाइन में रहेंगे उनसे पीछे ही। क्यों? क्योंकि पाठ्यक्रम वहां से आ रहा है। कितने बुद्धिमान क्यों ना बन जाइए, आप कितने अंग्रेजों की तारीफ क्यों ना कर लीजिए कि उन्होंने देखो यूपीएससी जैसी संस्था बना करके दी। यहां भाई मूल तो उन्हीं की बनाई हुई है ना संस्था, ये आधार तो उन्हीं का ही है। कितनी प्रशंसा क्यों ना कर लीजिए, पर उनको पता है बेस तो कहीं और है ना। आप कितना ही रट्टा क्यों ना मार लीजिए, उनसे आगे नहीं बढ़ सकते। और उनसे आगे बढ़ने का एक ही उपाय है, वो क्या है? अपना रास्ता अलग चुनिए। वो रास्ता जो आपका अपना है, वो पाठ्यक्रम जो आपका अपना है। इसीलिए जब गुरुकुल में एक विद्यार्थी का प्रवेश होता है, तो पंडित नरेश दत्त तारे जी 2-3 दिनों से लगातार बता रहे हैं, उस प्रवेश होने के समय को एक संस्कार का नाम दिया गया है। उस संस्कार को क्या कहते हैं? वेदारंभ संस्कार। क्या कहते हैं? वेदारंभ संस्कार। तुम्हारा गुरुकुल में प्रवेश पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हें वेद तक पहुंचना है। वेद तक पहुंचने की जो शुरुआत है, आरंभ है, वो आज से होता है। इसलिए आज के दिन को हम वेद आरंभ कहेंगे। आज वेद पढ़ाएंगे नहीं, आज से 1 साल बाद भी वेद नहीं पढ़ाएंगे, 10 साल बाद भी नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन अंतिम जो टारगेट है, लक्ष्य है, वो वेद तक पहुंचना है। अच्छा, क्यों वेद तक पहुंचना है? समय मेरे पास केवल 10 मिनट बची हैं, और इस 10 मिनट में जितना हो सकता है मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि क्यों वेद तक पहुंचना है। वेद बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची चीज, लेकिन उस वेद के 6 पार्ट बनाए गए अलग अलग। वेद में जितने विषय हैं, या वेद को समझने के लिए 6 अलग अलग तरीकों से समझना चाहिए, ऐसा हमारे ऋषियों ने 6 अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए। उनमें से सबसे पहला विभाग है शिक्षा। और यह शिक्षा क्यों जरूरी है, जरा इसकी तरफ ध्यान दीजिए। हमारे यहां शिक्षा का आज जो पुस्तक प्रचलित है, वो है महर्षि पाणिनि जी की लिखी हुई वर्णोच्चारण शिक्षा। इतनी सी पुस्तक है, इतनी सी, मुश्किल से 30 पृष्ठ होंगे उसमें, मुश्किल से 30 पृष्ठ। लेकिन वो शिक्षा ऐसे ABCDEFGH नहीं सिखाती। हालांकि अ आ इ ऊ ही सिखाती है, लेकिन वो कितनी वैज्ञानिक हो सकती है। केवल 30 पृष्ठ की पुस्तक। वो पुस्तक जब प्रारंभ होती है तो एक श्लोक से प्रारंभ होती है। प्रारंभ में ही कुछ श्लोक हैं, और वो कहती है कि अक्षर तो बाद में सीखना, पहले ये सीखो कि ये अक्षर बनते कैसे हैं। घन मतलब कितनी वैज्ञानिकता भरी हुई है। ये रास्ता मेरा अपना रास्ता है। इस रास्ते से जब पाठ्यक्रम तैयार होगा तो वो मेरा होगा। इस रास्ते से जो विद्वान निकलेगा वो मेरा होगा, और जो मेरा होगा वो दूसरे को टक्कर दे सकता है। तुम्हारा अपना और मेरा अपना। अब कंपटीशन है। अरे भाई, जो मेरे पास है वो भी तुम्हारा, और जो तुम्हारे पास है वो भी तुम्हारा। कंपटीशन है ही नहीं। मैं तो वैसे ही 2 कदम पीछे खड़ा हूं, कंपटीशन है ही नहीं। तो पुस्तक कहती है शब्द बनता कैसे, अक्षर बनते कैसे हैं। कोई छोटा बच्चा जो कक्षा 5-6 में पढ़ता हो, क्या कभी उसको यह स्कूल में सिखाया गया कि अक्षर बनते कैसे हैं? कभी सिखाया गया? नहीं सिखाया गया। गुरुकुल सिखाता है। लिखा है आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान। सबसे पहले जो पीछे आत्मा बैठी है वो बुद्धि से तय करती है कि बोलना क्या है। आगे आएंगे, फिजिकली भी आएंगे। आत्मा तय करती है बुद्धि से बोलना क्या है, और वो बुद्धि मन को प्रेरित करती है। मन से कहती है कि ये बोलो। मन क्योंकि 5 इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। मन हमारी जो वाणी कर्मेंद्रिय है, उस वाणी को बोलने के लिए तैयार करता है। मनोयुंक्ते विवक्षया। और वो वाणी से अपने आप नहीं बोलने लगता। अब जरा शरीर में क्या हलचल होती है उसको समझिए। मनः कायाग्निम आहंति। मन क्या करता है, हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, शरीर की जो अग्नि है,
उसमें थोड़ी हलचल पैदा करता है। कायाग्नि माहंती, और वो जो आग है, अग्नि है, ऊर्जा है, सब प्रेरयति मारुतम, वो हमारे भीतर एक प्राण है, हवा है, उसको प्रेरित करता है। सब प्रेरयति मारुतम, मारुतस्तु उरसी चरण, और जो वो हवा है वो यहां से धीरे धीरे उठते हुए धीरे से एक स्वर को जन्म देती है। ये छोटे से बच्चे को, लगभग 10-12 साल के बच्चे को ये पढ़ा दिया जाता है। जिस बात की खोज पीएचडी में जाकर के होती है, भाषा शास्त्र जो लिंग्विस्टिक पढ़ रहे हैं जानते हैं, वो जानते हैं कि लिंग्विस्टिक में ये सारे विषय लगभग बीए एमए के आसपास आते हैं। ये हमारे यहां 10-12 साल का बच्चा सीखता है। और क्या सीखता है 10-12 साल का बच्चा? वो ये सीखता है कि अक्षरों का अपना एक क्रम होता है, अक्षरों का एक क्रम होता है। क ख ग घ ङ वर्णमाला आती है आप लोगों को हिंदी की? ये आनी चाहिए। देखो मेरा तो विनम्र निवेदन है, ठीक है आज इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं, लेकिन कम से कम ये चीजें तो अपने बच्चों को घर में ही सिखा दीजिए। इतना तो हम कर सकते हैं ना, रटा दीजिए, बेस तो बनी रहे। भविष्य में जब फिर से हिंदी मीडियम स्कूल आएंगे तो बच्चों को बड़ा आसान रहे। संस्कृति जब बदलेगी, हो सकता है हमारा विचार कभी फलीभूत हो जाए। तो जब क ख ग घ ङ पहले 5 अक्षर हैं, तो वो 5 अक्षर कहां से बोले जाते हैं? गले से बोले जाते हैं। पहले गले से बोले जाएंगे, फिर तालू से बोले जाएंगे, फिर मूर्धा से बोले जाएंगे, फिर दांत से बोले जाएंगे, फिर होठों से बोले जाएंगे। गला, तालू, मूर्धा मतलब सिर के बिल्कुल नीचे की जगह, फिर आगे दांत, फिर आगे होंठ। तो क ख ग घ ङ जीभ गले पर लगती है। च छ ज झ य जीभ गले से थोड़ा सा आगे तालू पर लगती है। ट ठ ड ढ ण जीभ उल्टी होती है और आगे दांत से थोड़ा सा पीछे ऊपर गड्ढा जो है वहां लगती है। और फिर त थ द ध न जीभ दांत पर जाकर के लगती है। और फिर प फ ब भ म होंठ से बोलता है। क्रम है भाई बोलने का। हमारे भीतर से वाणी आ रही है तो क्रम भी बोलने का वही है। क्या ये आपको एबीसीडी में सीखने को मिला? ये गुरुकुल में सिखाया जाता है। गुरुकुल में यह भी सिखाया जाता है अगर एक ही जगह से 5 अक्षर बोले जा रहे हैं तो अलग अलग साउंड कैसे आ रहा है। अगर एक ही जगह से 5 अक्षर बोल रहा हूं मैं, क ख ग घ ङ, तो ये अलग अलग सुनाई क्यों दे रहे हैं? भाई जीभ एक ही जगह लग रही है ना। अगर मैं एक ही जगह 5 बार हाथ मारूंगा तो एक जैसी आवाज आनी चाहिए। 5 तरह की आवाज क्यों आ रही है? फिर इसके पीछे एक और गणित चलता है कि किसी आवाज को बोलने में हम सांस को रोकते हैं तब बोलते हैं। जैसे ध, सांस रुकती है तब बोलता है। और किसी को बोलने में सांस बिना रोके बोल देते हैं। द, दवात वाला द और ध धनुष वाला ध। ध में सांस थोड़ी हल्की सी रोकते हैं, एक प्रेशर बनाते हैं तब बोलते हैं, और द को बिना एक प्रेशर के बोलते हैं, तो दोनों अलग अलग आवाज देते हैं। तो फिर का द ध समझ में आ गया। और ये त थ अलग क्यों होते हैं? तो कहा इनमें से एक ऐसा होता है जिसमें कम सांस लगती है, एक में सांस ज्यादा लगती है। त में सांस कम लगती है और थ में सांस ज्यादा खर्च होती है। ऐसे जाकर के हर अक्षर का एक अलग ध्वनि निकल करके आती है। यह वेद का एक भाग है शिक्षा, जो वैज्ञानिकता से आगे बढ़ता है। और सोचिए जब कक्षा 12 का बच्चा 12 वर्ष का बच्चा यह सीख रहा है, कक्षा 1 और 2 का बच्चा यह सीख रहा है, तो जब वो आगे जाएगा स्नातक, परास्नातक और शोध विभाग में, तो वो क्या सीख रहा होगा, कल्पना कीजिए। इसलिए मैक्स मुलर ने सबसे पहले वेद को टारगेट करके उसे हमारे दिमाग से निकालने का प्रयास किया। इसलिए शिक्षा पद्धति बिगाड़ी गई हमारी कि ये हमसे ज्यादा एडवांस्ड है। जो हम सीखते हैं 25-30 साल की उम्र में, वो यहां 12 वर्ष का बच्चा सीख रहा है। हम कैसे इनसे मुकाबला कर सकते हैं? वेद का एक और विभाग है, वेद की एक पहचान है, विशेष पहचान है। एक विभाग है वेद का छंद विभाग, जिसमें बताया गया कि वेद के मंत्र किन छंदों में लिखे गए हैं। आपको आश्चर्य होगा, दुनिया की कोई भाषा आज तक ऐसी नहीं बनी, कोई भाषा जो जब लिखा जाए तो वो बता सके कि किस इंटेंशन से लिखा गया है। कोई भाषा नहीं बता सकती। अगर लिखा है कि आज मैं चंडीगढ़ जाऊंगा, तो वो ये नहीं बता सकते कि इसमें व्यक्ति वास्तव में कहना क्या चाह रहा है, इसके भाव क्या हैं। सीधा सा अर्थ है आज मैं चंडीगढ़ जाऊंगा। हां,
बोलने में जरूर पता लग सकता है। बोलने में इसलिए पता लग सकता है क्योंकि बोलना भगवान ने दिया है और लिपि हमने बनाई है। लेकिन एक ऐसी भी लिपि है जो मनुष्य को ईश्वर की ओर से मिली है। देवनागरी तो बहुत बाद की लिपि है। जो संस्कृत भाषा वो ईश्वर की ओर से मिली है और वो जैसे हम बोल करके उस वाक्य के कई अर्थ निकाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, आज मैं चंडीगढ़ जाऊंगा। मान लीजिए कोई मुझसे व्यक्ति पूछ रहा है कि जी चंडीगढ़ कब जाना है, तो आपने कहा आज मैं चंडीगढ़ जाऊंगा। तो इसमें आप कहना क्या चाहते हो? सामने वाले को पता है मैं चंडीगढ़ जाऊंगा, बस जवाब ये चाहिए कि कब जाऊंगा। तो मेरा फोकस किस बात पर है? आज मैं चंडीगढ़ जाऊंगा। तो आपके बोलने का तरीका क्या होगा? आज पर थोड़ा दबाव डालेंगे आप। आज मैं चंडीगढ़ जाऊंगा, है ना। पत्नी ने पूछा कब जाओगे चंडीगढ़? आज मैं चंडीगढ़ जाऊंगा। आप आज पर दबाव डालते हो। इसी को वेद में क्या कहते हैं? उदात्त कहते हैं। मान्या पुरंधी जी बता रही थी, इसी को उदात्त कहते हैं। वेद में जो शब्द उदात्त है, मैं बस 2-3 मिनट ले लूं जी मंत्री जी, समझ लीजिए वो उस पर फोकस किया गया है, वो महत्वपूर्ण है। और अगर पत्नी पूछ रही है आज कहां जाओगे, तो आपको आज मैं चंडीगढ़ जाऊंगा। आप चंडीगढ़ पे दबाव डाल करके बोलते हो तो चंडीगढ़ उदात्त हो जाएगा। ये वेद के स्वरों में बोलने में भी है और लिखने में भी है। सोचिए, क्या कोई भाषा आज इस तरह से बनी है? आज तक पूरे विश्व की कोई भाषा नहीं है सिवाय वेद में संस्कृत भाषा को छोड़ करके। इसलिए वेद को टारगेट किया गया। वेद का एक और अंग है ज्योतिष, और बस इस ज्योतिष को कहकर के मैं अपनी बात को विराम देता हूं। हम लोग समझते हैं, जो नई पीढ़ी के हैं, पुरानी पीढ़ी के लोग तो बहुत बुद्धिमान नहीं होते, पुरानी विचारधारा के हैं। यद्यपि उनको कुछ चीजें नहीं पता और पता चल जाएं तो वो आपसे एडवांस्ड हो जाएंगे। आप में से हिंदी के महीने किन किन को याद हैं? अधिकतर बड़ों को तुम्हें याद है? अधिकतर बड़े लोगों को हिंदी के महीने याद है। चलो दोहरा लेते हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। बस यहां तो समाप्त हो जाते। अच्छा, युवाओं को याद है? नहीं याद है। ये हमारी कमी है, गलती नहीं है पर एक कमी है हमारे अंदर। ये आना चाहिए बस हमें। और ये क्यों विशेष बात है? मैं भी लगभग 4 साल पहले बच्चों को पढ़ा रहा था यज्ञशाला में, और किसी बच्चे ने मेरे से सवाल पूछ लिया, और यही चीज मैंने भी 2-3 महीने पहले देखी। तो एक और बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी बोली। मुझे लगा मेरा लाइन ऑफ थॉट बिल्कुल ठीक था। तो बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा कि ये जो पूरा सर्कल होता है ये 360 डिग्री का क्यों होता है? मैंने बहुत दिमाग लगाया। 4 साल पुरानी बात है। आप परोपकारिणी सभा के YouTube चैनल पर जाकर के देखिएगा तो शायद वो आपको व्याख्यान अभी भी मिल जाएगा, जिस पर मैंने 4 साल पहले इस पर चर्चा की थी कि एक सर्कल 360 डिग्री का क्यों होता है। बहुत सोचा तो एक चीज समझ में आई कि जो पृथ्वी है वो चक्कर काटती है 360 दिनों में। 360 दिनों में चक्कर काटती है और वो एक सर्कल बनाती है, इसलिए शायद 360 डिग्री का हो। फिर प्रश्न उठा कि नहीं, 365 दिन में काटती है। 360 दिन में चक्कर थोड़ा ही काटती है, 365 में काटती है। लेकिन फिर एक और चीज दिमाग में आई, अरे मैं तो पाश्चात्य तरीके से सोच रहा हूं कि 365 दिन में काटती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर सिखाता है ना मुझे कि 365 दिन में काटती है। मेरा अपना पंचांग तो सिखाता है कि 360 दिन में काटती है, क्योंकि एक साल में 12 महीने, एक महीने में 30 दिन, फिक्स 30 दिन, 15 शुक्ल पक्ष 15 कृष्ण पक्ष हुए 30 दिन, तो 12 तिया 36, 360 दिन हो गए। मेरा कैलेंडर 360 दिन कहता है। अब मैंने थोड़ा इस पर और खोज की तो मुझे उस समय इंटरनेट पर एक किताब मिली। किताब का नाम थोड़ा अजीब सा है पर किताब बहुत सुंदर है, अघोरी बाबा की गीता। मंगवा लीजिएगा, बच्चों को पढ़ाइएगा, बहुत सुंदर किताब है। नीचे लिखा होगा विज्ञान की पुनर्स्थापना। मैंने लगभग 3 दिन लगाए, पुस्तकें भी खोजी, इंटरनेट पर भी सर्च किया, और मुझे फाइनली 3 दिन बाद एक पुस्तक मिली। दिमाग में मेरे चल रहा था विचार ये, पर उसको मुझे आधार नहीं मिल रहा था। और सोचिए कि हमारे जो लोग हैं, जो ज्योतिष के लोग हैं, वो इस छोटे से टेबल को नापने के लिए गणित नहीं बनाए बैठे। उन्हें कोई प्लेट नहीं नापनी, उन्हें जमीन का थोड़ा सा टुकड़ा नहीं नापना, उन्हें ब्रह्मांड नापना है। इसलिए जब उन्होंने ज्यामिति या त्रिकोणमिति जैसे विषय डेवलप किए तो उसमें जो
छोटे छोटे मानक रखे गए, वो मानक यूं ही नहीं रख लिए मन मर्जी के कि चलो राउंड फिगर में 100 मान लेते हैं, 100 डिग्री। नहीं, उन्होंने देखा नापना क्या है, बड़ी चीज नापो ना, छोटी तो अपने आप नप जाएगी। तो उन्होंने सोचा ब्रह्मांड नापना है तो हम इकाई किसे बनाएं, तो बोले पृथ्वी को इकाई बनाएंगे। पृथ्वी एक चक्कर काटती है 360 दिन में, हम 1 डिग्री रखेंगे 360, मतलब 1 डिग्री 1 दिन की हो गई। यानी 1 दिन में पृथ्वी कितनी चलती है? 1 डिग्री चलती है। अब सोचिए, हम यहां बड़े बड़े धुरंधर पढ़ने वाले बैठे हैं, क्या हम बता सकते हैं इस समय सूर्य को अगर आधार मान लिया जाए तो पृथ्वी कितने डिग्री पर खड़ी है? क्या कोई बता सकता है? अब सोचो जरा। हां जी, चैत्र शुरू होता है आधे महीने से, शुक्ल पक्ष से शुरू होता है, कृष्ण पक्ष बीत चुका होता है, वहां से दिन की शुरुआत कीजिए। चैत्र 1, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष शुरू हो चुका है। कार्तिक तक कितने महीने हो गए? 8 महीने। दिन कितने हुए? 8 या 24, 340 दिन, 240। और इसमें से भी 15 दिन निकाल दीजिए, क्योंकि 15 दिन कृष्ण पक्ष के निकल चुके थे नववर्ष प्रारंभ होने से पहले, तो उन्हें छोड़ दीजिए। बचे कितने? 225। और इस वर्ष श्रावण अतिरिक्त हुआ है, 2 श्रावण हुए हैं, है ना? तो 1 महीना और जोड़िए, यानी 30 दिन और जोड़िए, तो कितने हुए? 255 हो गए। और मार्गशीर्ष के 6 दिन बीत चुके हैं, आज षष्ठी तिथि है। 6 दिन और जोड़िए, 261। इस समय पृथ्वी 261 डिग्री पर खड़ी है। क्या यह बात आप ग्रेगोरियन कैलेंडर से बता सकते हैं? ठीक है, उनको यह पता नहीं है गणित, पर जो चीज उनको आधारभूत रूप से आती है, वेद का एक अंग ज्योतिष, उसकी भी एक छोटी सी बात, केवल कि हमारे पूरा साल कितने दिनों का होता है, केवल इतने मात्र से अगर उनको थोड़ा सा हिंट दे दिया जाए, तो ये पुराने जितने सफेद बालों वाले बैठे हैं, जिनके बारे में हमें लगता है किसी काम के नहीं बचे, ये उंगलियों पर बता सकते हैं। आप भी बता सकते हैं, बस थोड़ा सा पीछे देखने की जरूरत है, मेरी विरासत क्या है। अगर मेरे घर में सोना दबा पड़ा है, पता मुझे है नहीं, मेरे किसी कमरे में बंद पड़ा है, ताला लगा पड़ा है, तो मैं दुनिया से भीख मांगता फिरूंगा ना। और वो हो रहा है, पाठ्यक्रम बाहर से बन के आ रहा है, विदेशी बन के आ रहा है। अरे एक बार जरा उस पुराने बंद कमरे का ताला खोलो, दरवाजे खोलेंगे, पता चलेगा असली संपत्ति तो यहां भरी पड़ी है, पर हम उसकी तरफ जाते नहीं। क्यों? जाले लगे पड़े हैं। कैसे जाऊं? अरे वेद पता नहीं कहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, संस्कृत नहीं आती। शुरुआत कीजिए आज से, अभी से। हिंदी सिखाइए, हिंदी के अक्षर सिखाइए, धीरे धीरे हिंदी के महीनों को सिखाइए, उनके नाम बताइए। इसीलिए हमने इस कैलेंडर में, सामने जो कैलेंडर लगा हुआ है ना आपके पीछे बिल्कुल, उसमें हिंदी की संख्याएं लिखी हमने जानबूझकर। 1 तो अपने आप समझ में आ जाएगा, 2 भी अपने आप समझ में आ जाएगा, बाकी खुद समझ में आते रहेंगे। साल भर बाद आपका बच्चा हिंदी में संख्या लिखनी सीख जाएगा। ऋषि दयानंद सरस्वती जी का पूरा जीवन चरित्र हर महीने में हमने दिया है। कारण यह रहा कि 1 महीने तक, 30 दिनों तक एक कैलेंडर घर पर लगा है और उस पर एक घटना छपी हुई है, लिखा भी हुआ है। आते जाते लोग, बच्चे, बूढ़े, बड़े सब देखेंगे। वो देखेंगे कि ऋषि दयानंद का जन्म 1824 में हुआ था और बचपन का नाम था मूल शंकर। लगा हुआ है ना दीवार पर, आते जाते दिख रहा है 30 दिनों तक। तो बताओ, उसे सिखाना पड़ेगा, भाषण देना पड़ेगा, किताब पढ़ानी पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएगा। 30 दिन बाद तो वो आपको सिखाने लगेगा। आप कहोगे ऋषि दयानंद के बचपन का नाम क्या था? अरे बोले पिताजी मूल शंकर था। आपको नहीं पता, वो कैलेंडर पर लिखा हुआ है। 30 दिन से तो मैं ही देख रहा हूं उसको। इस भावना से हमने उसको भी बनाया। तो हमारी तो ये हार्दिक इच्छा है कि हम कुछ भी करके, धीरे धीरे करके, एक साथ सब नहीं सिखाएंगे, पर धीरे धीरे करके ये चीजें लोगों तक पहुंचाएंगे। तो वो कैलेंडर आप ले सकते हैं, बल्कि हर घर में होना चाहिए। आप जितने लोग बैठे हैं सब लेकर के जाइए, और किसी को अधिक मंगवाने हो, अपने किसी परिचित में देना हो, आर्य समाज के लिए मंगवाने हो, बांटने के लिए मंगवाने हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वो आपको कैलेंडर डाक द्वारा आपके घर भी पहुंचा दिया जाएगा। अभी तो आर्य समाज में आए हुए हैं, मेरे ख्याल से 30-40 बचे होंगे अभी।